अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू 10th लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। लास्ट कुछ लेक्चर से हम प्रूफ्स का टॉपिक कर रहे हैं। आज भी उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टू प्रूव अ स्टेटमेंट P is true, we begin by assuming P is false and show that this leads to a contradiction। तो एक्चुअल में इस तरीके से होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट मौजूद होती है जिसे हमने प्रूव करना होता है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट प्रूफ मौजूद नहीं होता। तो उसको प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं कि हम कह देते हैं कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, और फिर उसकी फॉल्सनेस को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके एंड रिजल्ट तक हम नहीं पहुंच सकते। तो एंड में फिर हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि कोई हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद हो और उसे हम कंट्राडिक्ट कर दें, उसे हम ये कहें कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, या इस तरीके से भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर इम्प्लीकेशन मौजूद हो। मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स वी प्रूव हैव द फॉर्म P implies Q when negated has the form P implies not Q। मतलब अगर हमारे पास कोई इस किस्म की स्टेटमेंट आए जिसके अंदर P implies Q हो और उसको हमने नेगेट करना हो, तो हमारे पास वो ये फॉर्म ले लेगी P implies not Q। Often proof by contradiction has the form proposition P implies Q। मतलब अक्सर इस किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं जिसके अंदर P implies Q मौजूद होता है, तो उसके लिए फिर हम P implies not Q वाली अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। और इसका प्रूफ फिर इस तरीके से होगा कि हम अज्यूम करेंगे कंट्राडिक्शन के लिए कि P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, और लास्ट में हम इस रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकेंगे कि Q इज फॉल्स है, तो हम कह देंगे कि Q ट्रू है। मतलब इस तरीके से जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास फिर ट्रू प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है, काफ़ी फेमस एग्जांपल है ये। प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल। अब ये आप समझ लें कि हमारे पास स्टेटमेंट है P, तो इसको हम पहले नेगेट करेंगे। नेगेट इस तरीके से करेंगे कि हमने ये प्रूव करना होगा कि 2 एक रैशनल नंबर है, और एंड पे इस रिजल्ट में हम नहीं पहुंच सकेंगे कि 2 रैशनल नंबर है, तो उसकी वजह से फिर हम कह देंगे कि 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका प्रूफ अभी आपके सामने शो हो रहा है। सपोज दैट स्क्वायर रूट टू इज रैशनल। मतलब शुरू में हमने ये सपोज कर लिया कि ये रैशनल है। द इंटीजर a एंड b एग्जिस्ट सो दैट स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू a ओवर b। और जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हमने चूंकि ये सपोज कर लिया कि 2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a ओवर b। Without the loss of generality, we can assume that a and b have no factors in common. That is, the fraction is in simplest form. Multiplying both sides by b and squaring we have। आगे स्टेटमेंट आ जाएगी, लेकिन इस स्टेटमेंट में जो बात यहाँ पे की जा रही है वो ये है कि स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू ए ओवर बी है, और ए ओवर बी जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 3/9, तो ये इस वक्त ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनके अंदर कॉमन फैक्टर मौजूद है, वो 3 का है। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है। मतलब स्क्वायर रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो उसे ए ओवर बी वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ए ओवर बी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी एंड स्केयरिंग। मतलब इन दोनों साइड्स को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट टू बी इज इक्वल टू ए। और फिर उसका जब हम स्केयर लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 2b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। So we see that a square is even. This means that a is even. So a is equal to 2m for some m belongs to z। तो यहाँ पे अभी जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 2b स्क्वायर, ये एक इवन नंबर है, क्योंकि मैथ के अंदर जितने भी इवन नंबर होते हैं उन नंबर्स को हम 2m की फॉर्म में लिखते हैं, या हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि उनका एक फैक्टर 2 होता है। और यहाँ पे ए स्क्वायर इस नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर एक इवन नंबर है। तो अगर ए स्क्वायर इवन नंबर है तो ए भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर ही एक इवन नंबर होता है। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर इवन नहीं हो सकता। तो अगर ए स्क्वायर हम कह रहे हैं कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि ए भी एक इवन नंबर होगा। और अगर ए एक इवन नंबर है तो इसे इवन नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास शो होगी है 2b² इज इक्वल टू a² और a को हमने कहा है कि वो इज इक्वल टू 2m है। तो यहाँ पे 2m का स्क्वायर हो जाएगा और जब इसका स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4m²। अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड्स को मतलब 2b² और इस जगह पे लिखा हुआ है 4m², इन दोनों को आपस में डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास बचता है b² इज इक्वल टू 2m²। तो अब इस केस के अंदर जो b² है वो 2m² के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 का एक फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि b² एक इवन नंबर है, और अगर b² एक इवन नंबर है तो इसका मतलब है जो b है वो भी एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ से अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारे पास a भी एक इवन नंबर है और b भी एक इवन नंबर है। वी हैव सीन दैट इफ √2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, then both a and b must be even and so are both multiples of 2। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये इशू आ रहा है कि शुरू में हमने कहा है कि √2 इज इक्वल टू a ओवर b है, जिसमें a और b दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन उससे आगे जो हमने कैलकुलेशन किया उससे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं a की वैल्यू 2m है, तो a की जगह पे मैं 2m लिख देता हूँ और b की जगह पे मैं 2n लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आई हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर मौजूद है जो कि 2 का है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने सपोज की थी वो हमने गलत सपोज की थी। दिस contradicts the fact that we know a and b can be chosen to have no common factor, thus √2 must not be rational, so √2 is irrational। तो शुरू में जो स्टेटमेंट हमने सपोज की थी वो स्टेटमेंट हम प्रूव नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन वाली कि √2 इज इरेशनल, वो ट्रू स्टेटमेंट है और इस तरीके से हम उसके कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर हम दो इवन नंबर को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्ट करेंगे और हम कहेंगे द सम ऑफ टू इवन नंबर इज नॉट ऑलवेज इवन। मतलब इसके अंदर हमने नॉट का इजाफा कर दिया है, या दूसरे अल्फाज में स्टेटमेंट को अगर कहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। तो उसी के रिलेटेड नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट वुड मीन्स दैट देयर आर टू इवन नंबर आउट देयर इन द वर्ल्ड समवेयर दैट विल गिव अस एन ऑड नंबर व्हेन वी ऐड देम। मतलब दुनिया के अंदर ऐसा कोई दो नंबर मौजूद हैं जिन्हें अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कोई ऑड नंबर आएगा। क्योंकि हम ओरिजिनल स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं या उसको निगेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट को बयान करेंगे और फिर इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाय डेफिनेशन even number are evenly divisible by 2, so we could write our new supposition as 2a plus 2b is equal to c। तो जो चीज़ हमने सपोज की है कि हमारे पास दो इवन नंबर हैं, तो 2a एक इवन नंबर को शो कर रहा है, क्योंकि मैथ के अंदर कोई भी इवन नंबर लिखना हो तो वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है, उसका एक फैक्टर 2 होता है। तो 2a भी एक इवन नंबर है और 2b भी इवन नंबर है। इन दो इवन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है c, वो हमने सपोज किया हुआ है कि एक ऑड नंबर है, और इस चीज़ को अभी हमने प्रूव करने की कोशिश करनी है। Even and odd number are always integer, no fractions or decimal. So we know 2a and 2b are integer, which means a and b are also integer। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑड नंबर भी इंटीजर होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई डेसिमल या फ्रैक्शन मौजूद नहीं होती। इस तरीके से जो इवन नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं। तो 2a अगर एक इंटीजर है तो इसका मतलब है कि ए भी एक इंटीजर ही होगा, और इस तरीके से अगर 2b एक इंटीजर है तो b भी एक इंटीजर ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग है वो यहाँ पे शो की हुई है। इफ वी डिवाइड एन इवन नंबर लाइक 2a by 2, we will always get a integer। We also know c is an odd integer, which means it is not evenly divisible by 2। Now we can factor out a 2 from the left side। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो लेफ्ट साइड से हम 2 को कॉमन लेके राइट साइड पे हम डिवाइड कर देंगे। तो वही काम यहाँ पे किया हुआ है कि 2 को कॉमन लिया, राइट साइड पे डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे अब एक इशू आ रहा है। हमने ये कहा था कि जो c है वो एक ऑड इंटीजर है,
अगर हम किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास इंटीजर नहीं आएगा, बल्कि कोई ना कोई फ्रैक्शन आएगी हमारे पास। तो वही बात इस स्टेटमेंट में बताई हुई है, द स्टफ ऑन द लेफ्ट ए प्लस बी मस्ट ऐड अप टू एन इंटीजर। मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो दो इंटीजर हैं, तो दो इंटीजर को अगर ऐड करें तो हमारे पास इंटीजर आना चाहिए, जबकि हम राइट साइड पे एक ऑड नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है। Because the sum of two integer is always another integer, but we already decided C must be an odd number, which means we cannot divide it evenly by 2. That means C divided by 2 is not an integer. तो शुरू में जो चीज़ हमने सपोजिशन की थी वो सपोजिशन हमारे यहाँ पे गलत होगी। C divided by 2 हमारे पास इंटीजर नहीं आ रहा। There's no way our equation is true. The stuff on the left cannot possibly equal the fraction on the right, and that's a contradiction. तो हम contradiction पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब है जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कि जब भी हम दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएगा, वो वाली स्टेटमेंट ट्रू थी। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है। एग्जांपल है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि दो अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें, पॉजिटिव नंबर ऐसे नंबर जो कि जीरो से बड़े होते हैं, उन नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी कोई ऐसा नंबर होगा जो जीरो से बड़ा नंबर होगा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम ये कहेंगे द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। अगर सम पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब है कि सम नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी दैट सम्स टू अ नेगेटिव नंबर। वो चीज़ यहाँ पे शो की हुई है कि अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करें, यहाँ पे हमने सपोज किया है कि ए भी एक पॉजिटिव नंबर है और बी भी एक पॉजिटिव नंबर है, और इन दोनों नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास जीरो से लेस आ रहा है, मतलब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ रहा है जो चीज़ हमने सपोज की है उसके मुताबिक। The sum needs to be negative or less than 0. Let's rearrange our inequality a bit. A less than minus b. तो यहाँ पे जो सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो b को राइट साइड से उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले गए और इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो गया। तो अब जो हमारे पास न्यू स्टेटमेंट आई है वो है a लेस देन माइनस b। Our supposition implies that a must be less than minus b, but since b is a positive number, minus b must be a negative number. That would means that a, which is a positive, is less than b, which is a negative. तो शुरू में हमने ये सपोज किया था कि a भी एक पॉजिटिव नंबर है और b भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब इस पॉजिटिव नंबर को हम इस इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इस पॉजिटिव नंबर के साथ एक माइनस का साइन लग जाएगा, और इस वक्त ये नंबर अब नेगेटिव बन चुका है। तो जो हमने सपोजिशन की है उसके मुताबिक अब ये है कि ए एक पॉजिटिव नंबर है और माइनस बी नेगेटिव नंबर है, और एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा हो। ए कांट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम। वी हैव फाउंड आवर कंट्राडिक्शन। इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, ए कांट पॉसिबली बी लेस देन माइनस बी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ए माइनस बी से छोटा है तो इसका मतलब है कि ए को नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ए पॉजिटिव है, तो ए एक ही वक्त में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि जो हमने सपोजिशन की है उस सपोजिशन के अंदर कोई ना कोई इशू है और हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। सिंस ए प्लस बी लेस देन जीरो इम्प्लाइज दैट ए लेस देन माइनस बी when both a and b are positive, which means a is also negative. This contradicts the supposition that there exist two positive numbers a and b that sum to a negative number। तो वही बात दोबारा रिपीट की हुई है जो अभी मैंने आपको बताई है। एक्चुअल में कहने का मतलब यही है कि जो सपोजिशन हमने की थी वो सपोजिशन रॉन्ग है, और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।